जय हिंद। स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से अपनी YouTube चैनल पर। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम विशेष जानकारी देने वाले हैं। एप्टीट्यूड से संबंधित जो है ऑडियो के रूप में आप लोगों के बीच में हम अपने चैनल पर लेकर के आए, इसीलिए आप सभी जो है शुरू से लेकर के अंत तक वीडियो में बने रहेंगे, क्योंकि जो है एक चैप्टर है, उस चैप्टर में जो है किस प्रकार से जो है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं शोध का अर्थ, शोध का प्रकार, विशेषता, प्रत्यक्षवाद एवं उत्तर प्रत्यक्षवाद, शोध के उपागम, ठीक है। उसके बाद शोध के पद्धतियाँ, प्रयोगात्मक, उसके बाद विवरणात्मक, ऐतिहासिक, गुणात्मक एवं मात्रात्मक, शोध के चरण, शोध प्रबंध एवं आलेख, फॉर्मेट का संदर्भ की शैली, शोध में आईसीटी का अनुप्रयोग और शोध नैतिकता। यानी कि जो है रिसर्च एप्टीट्यूड में इन सभी का जो है पूरी तरह से विस्तार में हम ऑडियो के रूप में आप सभी के बीच लेकर के आए हैं, इसलिए शुरू से लेकर के अंत तक आप वीडियो में बने रहे ताकि आपको जो है सभी जानकारी मिल जाएगा। तो देखिए, सबसे पहला चीज क्या है कि यहाँ पर शोध, ठीक है, शोध का अर्थ क्या है, ठीक है। शोध का अर्थ, मीनिंग ऑफ रिसर्च। तो अनुसंधान अथवा शोध किसी उद्देश्य निर्दिष्ट समस्या को आधार बनाकर क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित लेखन तथा परीक्षण के द्वारा बेहतर, नवीन और सामयिक ज्ञान की खोज है। अनुसंधान का स्वरूप वस्तुनिष्ठ तथा केंद्रित, अनुसंधान का स्वरूप वस्तुनिष्ठ और तथ्य केंद्रित होता है। अनुसंधान का स्वरूप कैसा होता है? वस्तुनिष्ठ, और तथ्य क्या होता है? केंद्रित होता है। प्रत्येक अनुसंधान किसी न किसी समस्या का तार्किक एवं वैज्ञानिक संसाधन प्रस्तुत करता है। जुड़ी हुई कुछ नवीन अवधारणाओं, प्रतिस्थापनाओं और सिद्धांतों का निर्माण होता है। अनुसंधान का अंग्रेजी पर्याय रिसर्च शब्द री और सर्च शब्द से मिलकर बना है। री का अर्थ और सर्च का अर्थ। अनुसंधान शब्द अंग्रेजी के रिसर्च के पर्याय के रूप में प्रयोग होता है, जिसका समान अर्थ पुनः खोज करना, नए उद्देश्यों को प्राप्त करना है। अनुसंधान के लिए हिंदी भाषा में प्रयुक्त अन्य शब्द अन्वेषण, अनुशीलन, परिशीलन, मीमांसा, गवेषणा, शोध, खोज एवं रिसर्च है। वर्तमान समय में मानव जीवन में जो प्रगति हुई है और जिन सुख सुविधाओं का हम अनुभव करते हैं, उन सब का आधार अनुसंधान है। लेकिन मानव के जीवन में होने वाली सभी प्रगति को हम अनुसंधान नहीं कह सकते हैं, क्योंकि समान अनुभवों से, तात्कालिक एवं आकस्मिक घटनाओं से तथा प्रयत्नों एवं भूलों, ट्रियल एंड एरर से भी जीवन के विविध क्षेत्रों में प्रगति हुई है और होती रहती है। अनुसंधान में योजना अनुसार कार्य होता है। वैज्ञानिक विश्लेषण की दृष्टि होती है, जिसकी एक निर्धारित लक्ष्य होता है। वैज्ञानिक शोध में सहविचरण, भ्रामक संबंधों का बहिष्करण, सामान्यीकरण तथा द्विसिद्धांतीकरण कर्मिक की संक्रियाएं हैं। अनुसंधान शोध के 4 अंग होते हैं। शोध के कितने अंग होते हैं? तो शोध के 4 अंग होते हैं। अनुसंधान या शोध दोनों एक ही शब्द है। तो शोध के कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। पहला अंग हो गया ज्ञान क्षेत्र की किसी समस्या को सुलझाने की प्रक्रिया। दूसरा है प्रासंगिक तथ्यों का संकलन। तीसरा है विवेकपूर्ण अध्ययन या विश्लेषण। और चौथा है परिणाम स्वरूप निर्णय। ये था हमारा जो है मीनिंग ऑफ रिसर्च, यानी कि शोध का अर्थ। शोध का अर्थ में जो है हमारा जो है
अनुसंधान की, अब चलते हैं अनुसंधान की प्रमुख परिभाषाएं। मेजर डिफिनीशन ऑफ रिसर्च। पीबी यंग, अनुसंधान एक ऐसी व्यवस्थित विधि है जिसके द्वारा आप शोध का परिभाषा समझ लेंगे। पीबी यंग के द्वारा क्या कहा है कि मेजर डिफिनीशन ऑफ रिसर्च, पीबी यंग शोध की परिभाषा इस प्रकार दिया है। अनुसंधान एक ऐसी या शोध एक ऐसी व्यवस्थित विधि है जिसके द्वारा नवीन तथ्यों को खोजने अथवा पुराने तथ्यों की विषय वस्तु, उनकी क्रमबद्धता, अंतःसंबंध, कार्य कारण व्याख्या और उनके निहित नैसर्गिक नियमों के पुष्टिकरण का कार्य किया जाता है। इस अनुसार शोध के परिभाषा समझ गए हैं। अनुसंधान एक ऐसी व्यवस्थित या शोध एक ऐसी व्यवस्थित विधि है जिसके द्वारा नवीन तथ्यों को खोजने अथवा पुराने तथ्यों की विषय वस्तु, उनकी क्रमबद्धता, अंतःसंबंध, कार्य कारण व्याख्या और उनके निहित नैसर्गिक नियमों के पुष्टिकरण का कार्य किया जाता है। अब है दूसरा जो है क्या है कि ई जे मेसन एवं डब्ल्यू जे ब्रेवल के अनुसार शोध से तात्पर्य ज्ञान हेतु वैज्ञानिक जांच पड़ताल में प्रयुक्त एक ऐसी व्यवस्थित एवं संगठित खोज से है जो दिन प्रतिदिन की समस्याओं का समाधान ढूंढने के हमारे व्यवस्थित प्रयत्नों से काफी अलग होती है। कोठारी के अनुसार अनुसंधान पद से तात्पर्य एक ऐसी विधि है या शोध पद से तात्पर्य एक ऐसी विधि है जिसमें सोपान के रूप में समस्या की पहचान, परिकल्पना का निर्माण, तथ्य और पद्धतों का संकलन, संकलित तथ्यों का विश्लेषण निहित रहता है, जिनकी अभिव्यक्ति समस्या विशेष के हल अथवा सैद्धांतिक आधार के रूप में सामान्यीकृत धारणाओं के रूप में दिखाई दे। जेम्स ड्रेवर के अनुसार किसी क्षेत्र में ज्ञान अथवा सत्यापन हेतु की जाने वाली क्रमबद्ध खोज ही अनुसंधान है। अब करेंगे बात अनुसंधान की या शोध की विशेषताएं। क्या है? शोध की विशेषताएं क्या है? देखिए हमने जो है अर्थ ले लिया, अब शोध की विशेषताएं को समझते हैं। अनुसंधान की विशेषताएं या शोध की विशेषताएं। अनुसंधान का उद्देश्य किसी समस्या का वैज्ञानिक विधि से समाधान ढूंढना। पहला विशेषता क्या है कि अनुसंधान का उद्देश्य, शोध का उद्देश्य किसी समस्या का वैज्ञानिक विधि से समाधान ढूंढना। दूसरा विशेषता है कि शोध में एक समान परीक्षण में विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता और प्रयोग को प्राथमिकता दी जाती है। तीसरा हो गया आपका जो है विशेषता, यह पूर्णतः तार्किक और वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया है। परिकल्पना को सिद्ध करने के स्थान पर उसके परीक्षण पर बल दिया जाता है। आपका चौथा पॉइंट हो गया, विशेषता हो गया, शोध सिर्फ सूचनाओं की पुनः प्राप्ति या संग्रह नहीं करता है बल्कि अनुसंधान में व्यापीकरण, नियमों का, सिद्धांतों का विकास पर बल दिया जाता है। अगला पॉइंट हो गया, अनुसंधान में आंकड़ों के संग्रहण के लिए विधियों व वैध उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद इन आंकड़ों का शोधन, संलेखन, अभिकलन व विश्लेषण किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, विशेषता है, अनुसंधान करने के लिए अनुसंधान प्रश्न तैयार करने की आरंभिक अनिवार्यता होती है। सातवां पॉइंट हो गया, अनुसंधान की गुणवत्ता अनुसंधान की प्रासंगिकता से तय होती है। आठवां पॉइंट हो गया, अनुसंधान किसी भी मत को ज्ञान प्राप्ति की विधि नहीं मानता है बल्कि यह मत या बातों को स्वीकार करता है जिन्हें
प्रेक्षण द्वारा परखा जाता है। विशेषता हो गया, अनुसंधान में वैज्ञानिक पद्धति का मुख्य उद्देश्य अनुसंधान में नए मापदंडों का प्रयोग होता है। 10वां हो गया, अनुसंधान में व्यक्तिगत पक्षों, भावनाओं तथा विचारों का महत्व नहीं दिया जाता है। 11 पॉइंट हो गया, अनुसंधान की गहराई अनुसंधान द्वारा अर्जित तथ्यों पर आधारित होती है। पॉइंट हो गया, अनुसंधान कार्यों को सैद्धांतिक और व्यवहारिक तरीके से भी कर सकते हैं। सैद्धांतिक कार्य वैज्ञानिक विधि के द्वारा तथा व्यवहारिक कार्य क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा किया जाता है। अनुसंधान कार्य में परिणात्मक तथा गुणात्मक पदार्थों यानी डाटा को एकत्र करके उनको विश्लेषण किया जाता है, तत्पश्चात निष्कर्ष निकाला जाता है। अगला पॉइंट है कि अनुसंधान की प्रक्रिया वैज्ञानिक, व्यवस्थित तथा सुनियोजित होती है। अगला पॉइंट है शोध कार्य का आलेख त्रुटि रहित हो, इसलिए इसे सावधानी पूर्वक तैयार किया जाता है। अगला पॉइंट है लास्ट जो है विशेषता है, अनुसंधान कार्य या शोध कार्य दीर्घकालिक अवधि में संपन्न होते हैं, इसलिए इसमें शीघ्रता या शॉर्टकट का कोई स्थान नहीं होता है। अब चलते हैं, बात करते हैं कि अनुसंधान शोध की प्रकृति क्या है। अनुसंधान या शोध की प्रकृति, नेचर ऑफ रिसर्च। नेचर ऑफ रिसर्च, शोध की प्रकृति। पहला पॉइंट हो गया आपका जो है अनुसंधान की प्रकृति या शोध की प्रकृति में जो है शोध की क्या क्या प्रकृति होती है, तो पॉइंट बाय पॉइंट को समझते हैं। पहला पॉइंट हो गया आपको, अनुसंधान एक बौद्धिक, तार्किक व वैज्ञानिक प्रक्रिया है जो नए ज्ञान को प्रकाश में लाती है, साथ ही पुरानी त्रुटियों एवं भ्रम धारणाओं का परिमार्जन करती है। उसके बाद अगला पॉइंट है कि शोध एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जो ज्ञान के प्रचार और प्रसार में सहायक होती है। अगला पॉइंट है शोध प्राथमिक व द्वितीय स्रोतों, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है जो किसी भी तरह का पूर्वाग्रह से मुक्त होता है। अगला पॉइंट है कि आंकड़ों के विश्लेषण में सांख्यिकी विधियों का प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट है अनुसंधान के लिए वैज्ञानिक अभिकल्पों यानी कि साइंटिफिक डिजाइन का प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट है कि शोध द्वारा प्रदत्त ज्ञान की सत्यापित किया जा सकता है क्योंकि इसके अंतर्गत किया गया निरीक्षण नियंत्रित एवं वस्तुनिष्ठ होता है। अगला पॉइंट हो गया इसके द्वारा किसी यानी शोध के द्वारा किसी नए तथ्य या विधि या वस्तु की खोज की जाती है या फिर प्राचीन तथ्य या सिद्धांत, विधि या वस्तु में परिवर्तन किया जाता है। अगला पॉइंट है कि आंकड़ों को प्रदत्त करने के लिए विश्वसनीय एवं वैध उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट हो गया अनुसंधान के जटिल घटनाक्रमों को समझने के लिए विश्लेषण विधि प्रयोग में लाई जाती है। इस विश्लेषण के लिए परिकल्पनाओं का निर्माण एवं परीक्षण किया जाता है। अगला पॉइंट लास्ट पॉइंट हो गया, यह सुव्यवस्थित बौद्धिक तर्कपूर्ण तथ्य तथा वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया होती है। यह था आपका जो है शोध की प्रकृति। अब हम चलते हैं कि अनुसंधान के प्रकार, टाइप ऑफ रिसर्च, यानी शोध का जो प्रकार क्या होगा यहाँ पर समझते हैं। शोध का प्रकार, शोध के प्रकार में जो है आप यहाँ पर जो है टाइप ऑफ रिसर्च यानी शोध के प्रकार, किसी भी अनुसंधान की शुरुआत एक समस्या की पहचान के साथ होती है, तत्पश्चात समस्या को पहचान कर उसका समाधान ढूंढा जाता है जिसके निम्न दो मुख्य कारण होते हैं। पहला कारण हो गया बौद्धिक, जिसमें क्या है निम्न दो मुख्य कारण होते हैं। पहला हो गया बौद्धिक, मनुष्य की जिज्ञासु प्रवृत्ति प्लस ज्ञानार्जन से प्राप्त आत्मसंतुष्टि की भावना। दूसरा हो गया व्यवहारिक, व्यवहारिक में जो है आपका जो है ज्ञान की प्राप्ति प्लस समस्या विशेष का व्यवस्थित रूप से विश्लेषण। तो दोनों कारणों के आधार पर समस्त
अनुसंधानों को 2 वर्गों में विभक्त किया गया है। उपर्युक्त दोनों कारणों के आधार पर समस्त शोध को 2 वर्गों में विभक्त किया जाता है। अब क्या है कि मूलभूत अनुसंधान, फंडामेंटल ऑफ बेसिक रिसर्च, ठीक है, फंडामेंटल ऑफ बेसिक रिसर्च। अब एंड्रियास के अनुसार क्या है कि मूलभूत अनुसंधान, मूलभूत खोज का मुख्य उद्देश्य नई संरचनाओं यानी डिजाइन का निर्माण करना। मूलभूत अनुसंधान का मुख्य ध्येय वैज्ञानिक सिद्धांतों के माध्यम से या अन्य घटनाओं की बेहतर समझ को विकसित करना। मूलभूत अनुसंधान नए विचार व सिद्धांतों का निर्माण करता है जो विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति और विकास का आधार बनता है। जीन पियाजे ने मूलभूत अथवा मौलिक अनुसंधान के आधार पर ही मानव विकास का सिद्धांत दिया। उसके बाद है कि मूलभूत अनुसंधान या मूलभूत शोध अथवा मौलिक शोध के सिद्धांतों का उपयोग अनुप्रयुक्त अनुसंधान में किया जाता है, अनुप्रयुक्त शोध में किया जाता है। आगे अप्लाइड रिसर्च, व्यवहारिक अनुसंधान। व्यवहारिक अनुसंधान में क्या है कि तथ्यों द्वारा यदि किसी तथ्यों द्वारा यदि अनुसंधानकर्ता किसी क्रियात्मक समस्या का समाधान करे तो यह अनुसंधान व्यवहारिक अनुसंधान की श्रेणी में आता है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। व्यवहारिक अनुसंधान वैज्ञानिक अनुसंधान और अनुसंधान में संबंधित है जिससे व्यवहारिक समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया जाता है। अनुसंधान का प्रयोग दैनिक समस्याओं एवं नवीन प्रयोग या प्रौद्योगिकियों टेक्नोलॉजी के विकास के लिए किया जाता है। व्यवहारिक शोध में प्रबंधीय ढंग से ज्यादा संगठन शैली प्रभावशाली है। राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन, नेशनल साइंस फाउंडेशन ने अनुसंधान का वर्गीकरण निम्नलिखित प्रकार से किया है। मूलभूत अनुसंधान, फंडामेंटल रिसर्च, व्यवहारिक अनुसंधान, अप्लाइड रिसर्च, प्रयोगात्मक अनुसंधान, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मतलब प्रयोगात्मक अनुसंधान। अब एडवर्ड क्या है, एडवर्ड और क्रॉनबैक का वर्गीकरण, एडवर्ड और क्रॉनबैक का वर्गीकरण। अनुसंधान का एक भाग मुख्य तथ्य फैक्ट का संकलन होता है। आधार सामग्री के अध्ययन और विश्लेषण तथा विश्लेषण द्वारा तथ्यों का संकलन और संयोजन किया जाता है। मानवीय और समाज विज्ञान से जुड़े अनुसंधानों में किसी न किसी रूप में व्यक्तिगत प्रभाव लक्षित होता ही है, लेकिन शोधकर्ता को विश्लेषणात्मक क्षमता उसे वस्तुनिष्ठ और तार्किक निष्कर्ष प्रदान करती है। एक विकासोन्मुख प्रयुक्त है, इसकी प्रकृति गत्यात्मक है, दृष्टिकोण वैज्ञानिक है, विकास अभिसंचयी है तथा ज्ञान एवं विविधता का दिग्दर्शक है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए एडवर्ड तथा क्रॉनबैक का वर्गीकरण उचित प्रतीत होता है, जो निम्न 4 रूपों में है। पहला हो गया सर्वेक्षण अनुसंधान, सर्वे रिसर्च। इस प्रकार के अनुसंधान का संबंध 2 या 2 से अधिक चरों से संबंधित घटनाओं के आंकड़ों का संकलन व वर्गीकरण से होता है ताकि दोनों चरों के मध्य साहचर्यात्मक संबंधों का जाना जा सके। इस प्रकार के अनुसंधान का स्वरूप अन्वेषणात्मक रहता है। इसके द्वारा जनसंख्या का अध्ययन सफलतापूर्वक किया जा सकता है। कि टेक्निकल रिसर्च, परविधि अनुसंधान। इस प्रकार के अनुसंधान का संबंध अवलोकन निरीक्षण विधि से संबंधित समस्याओं के समाधान से है। जब किसी चर के अवलोकन की एक
एक या एक से अधिक विधियों उपलब्ध हो तो परविधि अनुसंधान इन विधियों का तुलनात्मक अध्ययन करके उसके गुण व कारकों के आधार पर प्रभावित का स्पष्टीकरण करता है। उसके बाद है अप्लाइड रिसर्च। तीसरा क्या है कि अप्लाइड रिसर्च व्यवहारिक अनुसंधान। इस प्रकार के अनुसंधान द्वारा व्यवहारिक समस्याओं का समाधान प्रस्तुत किया जाता है। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो अगर किसी दैनिक समस्या के समाधान के लिए हमारे पास अनेक विधियां हो और हमें सर्वोत्तम विधि का चुनाव करना हो तो इस प्रकार का अनुसंधान उसमें सहायक होता है। उसके बाद है आलोचनात्मक अनुसंधान, क्रिटिकल रिसर्च। प्रकार का अनुसंधान पूर्व धारणा पर आधारित होता है, जहां अनुसंधानकर्ता या विचार करता है कि यदि यह शोध किया जाए तो कुछ विशेष ज्ञान की प्राप्ति होगी या कुछ नए तथ्य प्रकाश में आएंगे। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च, अनुसंधान का उद्देश्य क्या है? अनुसंधान का उद्देश्य, तो अनुसंधान का उद्देश्य को समझते हैं। कोई भी शोध कार्य उद्देश्य विहीन नहीं होता है। शोध की परिकल्पना या प्रस्तावना के साथ ही उसका उद्देश्य भी तय किया जाता है। अनुसंधानकर्ता द्वारा एक निश्चित निष्कर्ष की खोज उद्देश्य का मूल है। उद्देश्य नए निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए प्रेरक का कार्य करता है। निम्नलिखित उद्देश्य हो सकते हैं। शोध के निम्नलिखित उद्देश्य है। पहला क्या है कि किसी घटना के बारे में नई जानकारी प्राप्त करना। दूसरा है किसी विशेष स्थिति का सही वर्णन करना। तीसरा है समस्याओं का समाधान करना। चौथा है विज्ञान पर आधारित वस्तुपरक ज्ञान होना। पांचवा हो गया दो चरों के मध्य कार्य कारण संबंधी को समझना और परीक्षण करना। किसी घटना के साथ सहसंबंध की जानकारी प्राप्त करना। आठवां हो गया व्यवस्थित प्रयत्न द्वारा सिद्धांतों का निर्माण करना। नौवां पॉइंट हो गया वैज्ञानिक कार्यविधि के उपयोग द्वारा प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना। तो ये हमारा था आपका जो है। आते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ रिसर्च, अनुसंधान का महत्व। तो इम्पोर्टेंस ऑफ रिसर्च हो गया अनुसंधान का महत्व। वैश्वीकरण के वर्तमान दौर में उच्च शिक्षा की सहज उपलब्धता तथा शिक्षण संस्थानों को शोध से अनिवार्य रूप से जोड़ने की नीति ने शोध के महत्व को बढ़ा दिया। अनुसंधान के निम्नलिखित महत्व है। पहला हो गया मानव समाज को नवीन ज्ञान एवं गति प्रदान करना। दूसरा हो गया जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति का सरल उपाय देना। तीसरा हो गया ज्ञान के विकास में सहायक होता है। चौथा हो गया उद्देश्य प्राप्ति के लिए सर्वोत्तम क्रिया। पांचवा हो गया सत्य ज्ञान की खोज करना। छठा हो गया प्रशासनिक व्यवस्था के सफल संचालन में सहायक होता है। उसके बाद हो गया अगला हो गया रूढ़िगत विचारों एवं व्यवहारों में सुधार का मार्ग प्रस्तुत करता है। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षक या अध्यापक और शोध के माध्यम से सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक समस्याओं का समाधान कर प्रगति का पथ प्रशस्त करता है। अगला है अनुसंधान जिज्ञासा से मूल प्रवृत्ति यानी इंस्टिंक्ट की संतुष्टि होती है। व्यक्तिगत का बौद्धिक विकास होता है। नेक्स्ट पूर्वाग्रह के निदान और निवारण में सहायक होता है। ये था हमारा अनुसंधान का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ रिसर्च। आप समझते हैं कि अनुसंधान के सोपान पद स्टेप इन रिसर्च। अनुसंधान शोध एक कर्मिक प्रक्रिया है। शोध एक कर्मिक प्रक्रिया है।
शोध की प्रक्रिया कई क्रियाओं के परस्पर सम्मिलित होने से पूर्ण होती है। ये क्रियाएं एक दूसरे से जुड़ी होती है। अनुसंधान या शोध में निश्चित एवं उपयोगी चरणों की एक व्यवस्थित प्रक्रिया शामिल होती है, इसलिए इसे वैज्ञानिक प्रक्रिया कहा जाता है। अनुसंधान प्रक्रिया के चरणों के संबंध में विभिन्न विद्वानों में मतैक्य का अभाव है। डेविड जे फॉक्स ने अनुसंधान के 3 भागों में 17 चरण पद दिए जो निम्नलिखित है। एक में जो है क्या है, अनुसंधान की योजना। भाग 1 है जिसमें क्या है, अनुसंधान की योजना। तो पहला चरण यानी कि फर्स्ट चरण में हो गया प्रारंभिक विचार अथवा आवश्यकता एवं समस्या का क्षेत्र। दूसरा चरण हो गया साहित्य का प्रारंभिक सर्वेक्षण। तीसरा हो गया विशिष्ट अनुसंधान की समस्या का निश्चय। चरण हो गया अनुसंधान कार्य की सफलता का पूर्वानुमान। पांचवा चरण हो गया संबंधित साहित्य का द्वितीय सर्वेक्षण। हो गया अनुसंधान की प्रक्रिया का चयन। सातवां चरण हो गया अनुसंधान की परिकल्पना का निर्माण। आठवां चरण हो गया आंकड़े प्राप्त करने की विधियों का निश्चय। नौवां चरण हो गया आंकड़े प्राप्त करने के लिए उपकरणों का चुनाव अथवा निर्माण। 10वां चरण हो गया आंकड़े के विश्लेषण की योजना तैयार करना। 11वां चरण हो गया आंकड़ों को एकत्र करने की योजना बनाना। 12वां चरण हो गया जनसंख्या तथा न्यायादर्श का निश्चय करना। 13वां चरण हो गया एक छोटे समूह पर पूर्व अध्ययन एवं कठिनाइयों का ज्ञान प्राप्त करना। भाग 2 में है कि शोध योजना का क्रियान्वयन या अनुसंधान योजना का क्रियान्वयन। 14 मतलब चरण 14 में है आंकड़ों का संग्रहण करना। 15वां चरण में होगा आंकड़ों का विश्लेषण करना। और 16वां चरण में है अनुसंधान की प्रतिवेदन तैयार करना। अब भाग 3 में है कि प्राप्त निष्कर्ष का उपयोग। 17वां चरण में हो गया प्राप्त निष्कर्षों का प्रचार क्रियान्वित करने का बल देना। अन्य शिक्षाविदों और मनोवैज्ञानिकों द्वारा अनुसंधान शोध के लिए अनुसंधान के निम्न चरण बताए गए हैं, जिसमें अस्लूटर के अनुसार जो है शोध के निम्न चरण बताए गए हैं, जिसमें पहला चरण हो गया शोध विषय का चुनाव। दूसरा हो गया शोध समस्या को जानने के लिए क्षेत्र का सर्वेक्षण। तीसरा चरण हो गया संदर्भ ग्रंथ सूची का निर्माण। चौथा हो गया समस्या को परिभाषित या निर्मित करना। पांचवा हो गया समस्या के तत्वों का विभेदीकरण एवं रूपरेखा निर्माण। छठा हो गया आंकड़ों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंधों के आधार पर समस्या के तत्वों का वर्गीकरण। उसके बाद हो गया सातवां हो गया समस्या के तत्वों के आधार पर आंकड़ों तथा परमाणुओं का निर्धारण। 8वां हो गया वांछित आंकड़ों अथवा परमाणुओं की उपलब्धता का अनुमान। 9वां हो गया समस्याओं के समाधान की जांच करना। 10वां हो गया आंकड़ों तथा सूचनाओं का संकल्प करना। 11वां पॉइंट हो गया आंकड़ों को विश्लेषण के लिए व्यवस्थित और नियमित करना। अगला पॉइंट हो गया आंकड़ों तथा परमाणुओं का विश्लेषण एवं विवेचन करना। अगला पॉइंट हो गया विवेचना प्रस्तुति के लिए आंकड़ों को व्यवस्थित करना। अगला पॉइंट हो गया उद्धरणों तथा संदर्भों का चयन एवं प्रयोग करना। अगला पॉइंट हो गया शोध प्रस्तुतिकरण के स्वरूप और शैली को विकसित करना। याद है कि राम आहूजा के अनुसार निम्न चरण बताए गए हैं, जिसमें पहला हो गया अध्ययन समस्या का निर्धारण। दूसरा हो गया शोध प्रारूप का तय करना। तीसरा हो गया निदर्शन की योजना। चौथा हो गया आंकड़ों का संकलन करना। पांचवा हो गया आंकड़ों का विश्लेषण, संपादन, संकेतन व सारणीकरण।
उसके बाद जो है हमारा हो गया छठा पॉइंट हो गया प्रतिवेदन तैयार करना। उसके बाद जो है CR कोठारी के अनुसार पहला पॉइंट क्या है, शोध यानी शोध समस्या का निर्धारण। दूसरा हो गया गहन साहित्य का सर्वेक्षण। तीसरा हो गया परिकल्पना का निर्माण। हो गया शोध प्रारूप का निर्माण। पांचवा हो गया निदर्शन प्रारूप निर्धारण। छठा हो गया आंकड़ा संकलन। सातवां हो गया प्रोजेक्ट का संपादन। आठवां हो गया आंकड़ों का विश्लेषण। नौवां हो गया परिकल्पनाओं का विश्लेषण। 10वां हो गया समीकरण समानीकरण और विवेचना। 11वां हो गया रिपोर्ट तैयार करना। और 12वां हो गया परिणामों का प्रस्तुतिकरण या निष्कर्ष का औपचारिक लेखन। तो ये था हमारा जो है विभिन्न समस्याओं का निर्धारण के लिए जो है ये काम करना। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। समाधान अनुसंधान प्रक्रिया के 6 चरण माने जाते हैं। समस्या का चयन या निर्धारण करना, आइडेंटिफाई एंड असाइन द प्रॉब्लम। अनुसंधान में सर्वप्रथम समस्या की पहचान या चयन किया जाता है और समस्या से संबंधित चरों का अध्ययन किया जाता है। परिकल्पनाओं का निर्माण, मेकिंग ऑफ हाइपोथेसिस। समस्या की पहचान के बाद उसके सभी संभावित समाधानों के लिए परिकल्पना की जाती है। यह शोध के विकास का उद्देश्यपूर्ण आधार भी है। अनुसंधान प्रक्रिया के चरणों के बाद परिकल्पना के बारे में विशेष तौर पर बताया गया है। शोध प्रारूप या शोध अभिकल्प का विकास, डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च डिजाइन। तो डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च डिजाइन में क्या है कि परिकल्पनाओं के रूप में समस्या के सुझाव समाधान पर पहुंचने की कोशिश की जाती है। इसके शोध विधि तथा प्रविधियों के माध्यम से तथ्यों का प्रक्षेपण किया जाता है। इसमें आंकड़ों के संकलन और विश्लेषण के प्रत्येक स्तर के लिए एक ढांचा फ्रेमवर्क बनाया जाता है। अनुसंधान के विकल्प के बारे में आगे विस्तार से बताया गया है। आंकड़ों या प्रदत्तों का एकत्रीकरण या संग्रहण, डाटा कलेक्शन। अब डाटा कलेक्शन को समझते हैं। परिकल्पना से संबंधित प्रदत्तों आंकड़ों का संग्रहण करना, आंकड़ों प्रदत्तों का विश्लेषण करना, डाटा एनालिसिस। आंकड़ों व तथ्यों के विश्लेषण करने से परिकल्पनाओं की पुष्टि की जाती है जिसके आधार पर निर्णय होता है। आंकड़ों के विश्लेषण करने से परिणामों की व्याख्या की जाती है। समानीकरण तथा निष्कर्ष निकालना। कंक्लूजन, जनरलाइजेशन एंड कंक्लूजन। समानीकरण तथा निष्कर्ष निकालना। तो आंकड़ों प्रदत्तों के विश्लेषण की पुनरावृत्ति होने पर समान नियम या सिद्धांत के रूप में स्थापित या परिणत हो जाते हैं। परिकल्पना का अर्थ, मीनिंग ऑफ हाइपोथेसिस। किसी भी समस्या के समाधान के लिए वह उत्तर जिसकी तर्कपूर्ण वैधता की जांच की जा सकती है परिकल्पना है। परि प्लस कल्पना, यानी परिकल्पना का संधि विच्छेद करें तो परि प्लस कल्पना होता है। परि का मतलब हो गया चारों ओर और कल्पना का मतलब हो गया चिंतन। तो परिकल्पना अनुसंधान समस्या से संबंधित समस्त संभावित समाधानों पर विचार करना। इस प्रकार समस्या चयन के पश्चात परिकल्पना अनुसंधान का दूसरा महत्वपूर्ण स्तंभ है। करलिंगर परिकल्पना दो या दो से अधिक चरों के मध्य संबंधों का कथन है। जॉन डब्ल्यू वेस्ट परिकल्पना एक विचार युक्त कथन है जिसका प्रतिवादन। देखिए जॉन डब्ल्यू वेस्ट के अनुसार से क्या कहा परिकल्पना के बारे में, और करलिंगर का परिकल्पना दो या दो से अधिक चरों के मध्य संबंधों का कथन है। इसके बाद जॉन डब्ल्यू वेस्ट का परिकल्पना एक विचार युक्त कथन है जिसका प्रतिवादन किया जाता है और अस्थायी रूप से उसे सही मान लिया जाता है और निरीक्षण प्रदत्तों के आधार पर तथ्यों पर तथा परिस्थितियों के आधार पर व्याख्या की जाती है जो आगे शोध कार्यों को निर्देशन देता है। जॉन डब्ल्यू वेस्ट का परिकल्पना के बारे में
कि परिकल्पना एक विचार युक्त कथन है जिसका प्रतिपादन किया जाता है और अस्थायी रूप से उसे सही मान लिया जाता है और निरक्षर प्रदत्तों के आधार पर तथ्यों पर तथा परिस्थितियों के आधार पर व्याख्या की जाती है जो आगे शोध कार्यों के निर्देशन देता है। परिकल्पना का महत्व, इंपोर्टेंस ऑफ हाइपोथेसिस। वान डेलेन के अनुसार परिकल्पना का अनुसंधान में निम्नलिखित महत्व है। परिकल्पना तथ्यों की क्या है, देखिए वान डेलेन के अनुसार परिकल्पना अनुसंधान में निम्नलिखित महत्व दिया है, जिसमें पहला महत्व हो गया परिकल्पना तथ्यों की सार्थकता को निर्धारित करना। सार्थकता को निर्धारित करना, परिकल्पना तथ्यों की सार्थकता को निर्धारित करना, सार्थकता को निर्धारित करना। दूसरा महत्व हो गया परिकल्पना समस्या एवं समाधान के मध्य की मजबूर कड़ी है, यह समस्या को समाधान तक पहुंचाती है। तीसरा महत्व हो गया परिकल्पना समस्या का सीमांकन करती है। चौथा हो गया परिकल्पना अनुसंधान की संपूर्ण कार्य रेखा को प्रदर्शित करती है। पांचवा हो गया परिकल्पना प्रदत्तों के संकलन का आधार प्रस्तुत करती है। छठा हो गया परिकल्पना नवीन अनुसंधानों का मार्ग प्रशस्त करती है। और आपका हो गया आपका लास्ट पॉइंट हो गया आपका परिकल्पना समुचित एवं प्रभावी उपकरणों के चयन में सहायक होती है। अब हम समझते हैं नेचर ऑफ हाइपोथेसिस। परिकल्पना की प्रकृति, परिकल्पना की को समझते हैं कि किसी भी परिकल्पना की प्रकृति निम्न रूप से हो सकती है, जिसमें पहला हो गया परीक्षण के योग होनी चाहिए। क्या है, परीक्षण की योग होनी चाहिए। दूसरा हो गया संदर्भ बिंदु क्रियात्मक प्रत्यात्मक घोषणात्मक हो। तीसरा हो गया चरों के मध्य कार्य कारण संबंध हो। चौथा हो गया संबंध की स्पष्टता हो। पांचवा हो गया वैज्ञानिक अनुसंधान का केंद्र बिंदु हो। छठा हो गया भविष्योन्मुखी होना चाहिए। और सातवां हो गया इससे शोध प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर मिलना चाहिए। अब क्या है कि परिकल्पना की विशेषता, परिकल्पना के विशेषता में जो है हमारा है पहला विशेषता हो गया निगमनात्मक चिंतन पर आधारित, निगमनात्मक चिंतन पर आधारित। दूसरा हो गया शाब्दिक स्पष्टता। तीसरा हो गया पुष्टि हेतु प्रविधियों की उपलब्धता। चौथा हो गया सिद्धांत तत्व नियम एवं अवधारणाओं से मुक्त। पांचवा हो गया मित व्यय हो। छठा हो गया प्राकृतिक नियमों के अनुरूप। अब हम समझते हैं परिकल्पनाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस। टाइप ऑफ हाइपोथेसिस विशेष उद्देश्य के आधार पर परिकल्पना के इन तीन प्रकार है। शोध परिकल्पना, रिसर्च हाइपोथेसिस। दूसरा हो गया नूल हाइपोथेसिस, शून्य परिकल्पना। तीसरा हो गया स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस यानी सांख्यिकीय परिकल्पना। तो हमारा जो है शोध परिकल्पना, रिसर्च हाइपोथेसिस जो है प्रकार से हो गया। तो पहला क्या है कि रिसर्च हाइपोथेसिस, तो इसे कार्यात्मक परिकल्पना भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, शोध परिकल्पना तो क्या कहते हैं, कार्यात्मक परिकल्पना भी। रिसर्च हाइपोथेसिस इसे कार्यात्मक परिकल्पना भी कहते हैं। यह परिकल्पना करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। अतः यह एक शोध परिकल्पना है। शोध परिकल्पना दो प्रकार की होती है। शोध परिकल्पना दो प्रकार की होती है, दिशात्मक और अदिशात्मक। उदाहरण के तौर पर सुमन और अंकिता की लंबाई में अंतर है। उपर्युक्त परिकल्पना आदिशात्मक परिकल्पना नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस का उदाहरण है, क्योंकि लंबाई में अंतर किससे कम या ज्यादा है इस ओर संकेत नहीं किया गया है। क्या है, सुमन, उदाहरण क्या है कि सुमन और अंकिता की लंबाई में अंतर, ये क्या है, उदाहरण है। परिकल्पना आदिशात्मक परिकल्पना यानी कि नूल डायरेक्शनल हाइपोथेसिस का उदाहरण है, क्योंकि लंबाई में
अंतर किससे कम या ज्यादा है इसको संकेत नहीं किया गया है। उदाहरण बी, सुमन की लंबाई अंकिता की अपेक्षा कम है। सुमन की लंबाई अंकिता की अपेक्षा क्या है, कम है। एक दिशात्मक परिकल्पना यानी डायरेक्शनल हाइपोथेसिस है, क्योंकि इसमें कम और अधिक से एक दिशा की ओर संकेत किया गया है। आप समझते हैं नूल हाइपोथेसिस, शून्य परिकल्पना। इस परिकल्पना के माध्यम से अनुसंधानकर्ता चरों के बीच कोई अंतर नहीं होने के संबंध का उल्लेख करते हैं। इस परिकल्पना का उपयोग केवल सांख्यिकी सार्थकता के परीक्षण के लिए किया जाता है। इसे समान भाषा में नल परिकल्पना अथवा रद्द परिकल्पना भी कहते हैं। इसमें चरों के बीच कोई भिन्नता नहीं होती है। एनोवा परीक्षण इसी से जुड़ा हुआ है। उदाहरण ए में देखेंगे, विज्ञान वर्ग के छात्रों की बुद्धि लब्धि आईक्यू एवं कला वर्ग के छात्रों की बुद्धि लब्धि आईक्यू में कोई अंतर नहीं है। उदाहरण बी को समझते हैं। एक संख्यात्मक अभिक्षमता परीक्षण में पुरुष तथा महिला विद्यार्थी एक समान प्रदर्शन करते हैं। उपर्युक्त दोनों उदाहरण शून्य परिकल्पना नूल हाइपोथेसिस से संबंधित हैं। अतः यह एक्स ए बराबर एक्स बी होगा, परिकल्पना को संतुष्ट करता है कि स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस सांख्यिकीय परिकल्पना। जब शोध परिकल्पना या शून्य परिकल्पना को सांख्यिकीय पदों में अभिव्यक्त किया जाता है तो उसे सांख्यिकीय परिकल्पना कहते हैं। सांख्यिकीय परिकल्पना को सांख्यिकीय पदों में व्यक्त करने के लिए विशेष संकेतों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो यदि शोध या सांख्यिकीय परिकल्पना यह है कि समूह का बुद्धि लब्धि में समूह और या यदि शोध या सांख्यिकीय परिकल्पना यह है कि समूह को बुद्धि लब्धि में समूह को श्रेष्ठ है तो इसकी सांख्यिकीय परिकल्पना H1 तथा H0 के पदों में निम्नानुसार होगी, जो H अनुपात XA और XA बड़ा है XB से और H0 XA बड़ा है XB से। नोट करेंगे माध्य के लिए X का प्रयोग किया गया है। अनुसंधान अभिकल्प या शोध डिजाइन। शोध का डिजाइन, रिसर्च डिजाइन अनुसंधान प्रक्रिया के सोपान में यह तृतीय वर्णनीयता क्रम में है। सरल शब्दों में अभिकल्प का अर्थ योजना अनुसार कार्य करके संपूर्ण अनुसंधान पर नियंत्रण करना। कर्लिंगर अनुसंधान अभिकल्प वह योजना, कर्लिंगर शोध अभिकल्प खोज की वह योजना, संरचना तथा व्यूह है जिसके माध्यम से अनुसंधान प्रश्नों के उत्तरों प्राप्त किया जाता है तथा चरण तत्व पर नियंत्रित किया जाता है। अनुसंधान अभिकल्प की दो मूल उद्देश्य है। पहला हो गया अनुसंधान में उठाए गए प्रश्नों व समस्याओं के उत्तर अथवा समाधान को ढूंढना। दूसरा हो गया आपका जो है अनुसंधान के द्वारा संभावित त्रुटियों का नियंत्रण किया जाता है जिससे अनुसंधान के उत्तर अधिक वैध हो। इसके बाद समझते हैं न्याय दर्शन अथवा प्रतिदर्श सैंपल। जनसंख्या की समस्त इकाइयों में से अध्ययन हेतु कुछ इकाइयों को एक निश्चित द्वारा चुन लिया जाता है। उन संकलित इकाइयों के समूह को प्रतिदर्श और नमूना भी कहते हैं। नमूने के आकार में वृद्धि होने से नमूना लेने है। प्रतिदर्श न्यायदर्श के प्रकार, टाइप ऑफ फाइलिंग। व्यवहार परक शोधों में प्रयुक्त होने वाले प्रतिदर्श को मूलतः दो विस्तृत भागों में बांटा जाता है। संभावित परिदर्श, ठीक है। उसके बाद जिस प्रतिदर्श परियोजना में जनसंख्या के समस्त प्रतिदर्श में किए जाने की संभावना ज्ञात होती है उसे संभावित प्रतिदर्श के प्रमुख प्रकार है। साधारण यादृच्छिक प्रतिदर्श,
जनसंख्या के प्रत्येक सदस्य के प्रतिदर्श में सम्मिलित किए जाने की संभावना बराबर होती है तथा किसी का चयन दूसरे सदस्य के चयन को बाधित या प्रभावित नहीं करता है। इस स्थिति में इकाइयों का चयन यांत्रिक या संयोगिक क्रिया द्वारा किया जाता है। साधारण यादृच्छिक प्रतिदर्श की मुख्यतः दो विधियां हैं। लॉटरी विधि, लॉटरी मेथड, नमूना लेने की लॉटरी पर्ची का उपयोग यादृच्छिककरण या बेतरतीब ग्रहण के लिए किया जाता है। यादृच्छिक संख्या सारणी विधि, स्टैटिफाइड रैंडम टेबल मेथड, इस विधि का प्रयोग चयनित डायमेंशन के आकार में वृद्धि होने तथा समष्टि से अधिक विस्तारित किया जाता है। इस विधि में एक तालिका सूची का प्रयोग करते हैं। स्तरीकृत और यादृच्छिक प्रतिदर्श, जनसंख्या का प्रतिनिधित्व पर्याप्त रूप से हो, इसे देश की हेतु तथा अन्य कई कारणों से जनसंख्या को कभी कभी क्रम स्तरों में विभाजित कर दिया जाता है। एक स्तर पर पड़ने वाली इकाइयों का ढांचा तैयार करते हैं और विभिन्न स्तरों की ढांचे में से इकाइयों का यादृच्छिक दर्श विधि द्वारा चुन लेते हैं। इस विधि को स्तरीकृत यादृच्छिक प्रदर्शित करते हैं। जब कोई अनुसंधान समस्या विषम जनसंख्या से संबंधित है तो यह सर्वाधिक उपयुक्त होती है। समूह या प्रतिदर्श, कभी कभी प्रतिदर्श की इकाइयां चर की इकाइयां न होकर उनके स्वाभाविक संख्या गुच्छ यानी क्लस्टर होते हैं। प्रतिदर्श की इस विधि में वृत्तों का ढांचा बनाया जाता है और इसी ढांचे में से यादृच्छिक प्रतिदर्श आ जाता है। यदि इकाइयां आवश्यकता से अधिक है तो आवश्यक इकाइयां का चयन यादृच्छिक द्वारा कर लिया जाता है। इसे उत्तर प्रदेश पर उप प्रतिदर्श सब सैंपलिंग ही कहते हैं। प्रतिदर्श की यह विधि तब अधिक लाभदायक है जब दाई पहुंचने का व्यय अधिक एवं दाई अध्ययन का व्यय कम होता है। ठीक है, उसके बाद हम समझते हैं असंभाव्यता प्रतिदर्श। इस प्रतिदर्श परियोजना में जनसंख्या के सदस्यों को प्रतिदर्श में सम्मिलित किए जाने की संभावना ज्ञात नहीं होती है, उसे असंभाविता प्रदर्शित प्रतिदर्श कहते हैं। इस प्रतिदर्श में अनुसंधानकर्ता अपनी आवश्यकता अनुसार एवं इच्छा अनुसार कुछ सदस्यों को चयन कर प्रतिदर्श में शामिल कर लेता है। संभावित प्रतिदर्श का सबसे प्रमुख लाभ यह है कि इसे कम समय, धन एवं श्रम के साथ सफलतापूर्वक तैयार किया जा सकता है। असंभावित प्रतिदर्श की सबसे प्रमुख सीमा दोष यह है कि इस प्रकार प्राप्त प्रतिदर्श अपनी जनसंख्या का सही प्रतिनिधित्व नहीं कर पाते हैं। असंभाविता प्रतिदर्श के मुख्य रूप से 5 प्रकार से होते हैं, जैसे कोटा प्रतिदर्श, आकस्मिक प्रतिदर्श, उद्देश्यपूर्ण प्रतिदर्श और क्रमबद्ध प्रतिदर्श। उसके बाद जो है हिमकंदुक प्रतिदर्श। ठीक है, ये 5 है। अब जिसमें क्या है कि कोटा प्रतिदर्श को समझते हैं कि इस प्रतिदर्श में जनसंख्या का स्तरीकरण उसी प्रकार किया जाता है जैसे कि स्तरीकृत यादृच्छिक प्रतिदर्श में, किंतु इस विधि में अनुसंधानकर्ता प्रत्येक स्तर कोटा अथवा अंश में इकाइयों का चयन अपने विवेक से करता है। उसके बाद आकस्मिक प्रतिदर्श, इस प्रतिदर्श में अनुसंधानकर्ता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जनसंख्या से संबंधित कोई भी इकाई सुविधापूर्वक उपलब्ध हो जाती है, जिसे आकस्मिक प्रतिदर्श कहते हैं। उद्देश्यपूर्ण प्रतिदर्श, इस प्रतिदर्श में अनुसंधानकर्ता जनसंख्या के उस समूह की इकाइयों का चयन करता है जिसे वह पूर्वाज्ञान के आधार पर उस जनसंख्या का प्रतिनिधि समझता हो। क्रमबद्ध प्रतिदर्श, ब्लैक तथा चैंपियन के अनुसार एक ऐसी प्रतिदर्श परियोजना जिसमें यादृच्छिककरण रैंडमनेस के गुण हो तथा साथ ही साथ असंभावित
संभाविताशील गुण में भी उसे उपस्थित हो, उसे क्रमबद्ध प्रतिदर्श परियोजना कहा जाता है। प्रतिदर्श व्यक्तियों की पूर्व निर्धारित सूची से प्रत्येक चौथे व्यक्ति का चयन करते हुए का एक समूह तैयार करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। सीमित जनसंख्या के लिए यह प्रतिदर्श तकनीकी अपनाई जाती है। उदाहरण के लिए माना यदि किसी फैक्ट्री में कार्यरत 1000 कर्मचारियों पर कोई सर्वेक्षण करना है तो इन कर्मचारियों की एक सूची प्राप्त कर ली जाए और उसमें कोई भी एक कर्मचारी सूची क्रम में 7वें स्थान पर है तो प्रतिदर्श में इसका चयन करने के बाद वो हर 5वां या 10वां व्यक्ति सम्मिलित कर वांछित प्रतिदर्श प्राप्त कर लिया जाएगा। हिम कंदुकक प्रतिदर्श। हिम कंदुकक प्रतिदर्श का प्रयोग अनुसंधानकर्ता उस परिस्थिति में करता है जब वह व्यक्तियों के बीच अनौपचारिक सामाजिक संबंधों का अध्ययन करना चाहता है। हिमकंदुक प्रतिदर्श का स्वरूप समाज नीतियों पर आधारित होता है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति को यह बताना अनिवार्य होता है कि वह संबंधित जानकारी सूचना को कहाँ से प्राप्त करता है। इससे अनुसंधानकर्ता को एक परस्पर अंतःक्रिया का पैटर्न पता चल जाता है। प्रतिदर्श संबंधित त्रुटियां। सामाजिक व व्यवहारिक अनुसंधानों में प्रतिदर्श सदैव जनसंख्या का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। उसमें कुछ कुछ मात्रा में त्रुटियां रह जाती है जिनके निम्नलिखित कारण है। यादृच्छिक त्रुटियां, रैंडम एरर, सुव्यवस्थित त्रुटियां, सिस्टेमेटिक एरर, प्रतिदर्श त्रुटियां, सैम्पलिंग एरर, मापन की त्रुटियां, एरर मेजरमेंट। तो नोट यहाँ करेंगे कि समानता प्रायिक वक्र रेखा को शून्य विषम होना चाहिए। अब हम समझते हैं अनुसंधान की विधियां, मेथड ऑफ रिसर्च। मेथड ऑफ रिसर्च को समझने के लिए क्या है, रिसर्च और मेथड को समझना है। अब बात करते हैं रिसर्च अनुसंधान। एक क्षेत्र वैज्ञानिक अनुसंधान के माध्यम से प्रगति की दिशा में अग्रसर है। अभी तक हुई विश्व में सारी प्रगति विभिन्न क्षेत्रों में किए गए अनुसंधानों के कारण ही है। अनुसंधान को वर्गीकृत करना एक मुश्किल कार्य है क्योंकि इसे विभिन्न पाठ्य पुस्तकों में विभिन्न प्रकार से विभाजित किया गया है। बेस्ट एवं काहन द्वारा प्रस्तावित वर्गीकरण सबसे उत्तम माना गया है। इसी वर्गीकरण के आधार पर शोध की विधियां को निम्नलिखित 3 भागों में बांटा गया है। पहला हो गया ऐतिहासिक, दूसरा हो गया वर्णनात्मक या विवरणात्मक शोध विधि या प्रयोगात्मक शोध विधि। तो ये 3 हो गया विधियां, जिसमें ऐतिहासिक अनुसंधान विधि यानी कि हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड यानी ऐतिहासिक अनुसंधान विधि या ऐतिहासिक शोध विधि अपने वास्तविक रूप में इतिहास अतीत की घटनाओं का एक विश्वसनीय क्रमबद्ध एवं समन्वित विवरण प्रस्तुत करता है। इसके अध्ययन का मुख्य उद्देश्य अतीत के बारे में जानना है। ऐतिहासिक अनुसंधान के द्वारा किसी वस्तु, विचार, घटना और समुदाय या समाज विशेष के विगत जीवन तथा किसी संस्था के विकास से संबंधित तथ्यों और नियमों का वैज्ञानिक अध्ययन
यह इस अनुसंधान वर्तमान के साथ साथ भविष्य के उचित नियोजन भी सहायता करता है। देखिए, ऐतिहासिक अनुसंधान ऐतिहासिक शोध के द्वारा किसी वस्तु, विचार, घटना और समुदाय या समाज विशेष के विगत जीवन तथा किसी संस्था के विकास से संबंधित तथ्यों और नियमों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार अनुसंधान वर्तमान के साथ साथ भविष्य के उचित नियोजन भी सहायता करता है। ऐतिहासिक खोज में ऐतिहासिक साक्ष्यों की आवश्यकता पड़ती है। इसके अंतर्गत जिन तथ्यों या सत्यों का अन्वेषण होता है वे अतीत से जुड़े होने के कारण अमूर्त एवं चुनौतीपूर्ण संदर्भ प्रस्तुत करते हैं। ऐतिहासिक शोध के सारांशों अथवा निष्कर्षों को अन्य स्थितियों से सामान्यीकृत नहीं किया जा सकता है। जॉन डब्ल्यू वेस्ट के अनुसार ऐतिहासिक शोध का संबंध ऐतिहासिक समस्याओं के वैज्ञानिक विश्लेषण से है। इसके विभिन्न पदभूत के संबंध में एक नई समझ पैदा करते हैं जिसका संबंध वर्तमान और भविष्य से होता है। इस शोध विधि में ऐतिहासिक स्रोतों का विश्लेषण दो प्रकार से किया जाता है, प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स। अब प्राइमरी सोर्स में क्या करना है, यानी प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता अतीत की घटनाओं के अध्ययन क्षेत्र में जाकर अध्ययन इकाइयों से स्वयं या अपने सहयोगी अनुसंधानकर्ताओं के साथ संपर्क कर तथ्यों का संकलन करते हैं। यह तथ्य संकलन ही प्राथमिक स्रोत कहलाते हैं। प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता अतीत की घटनाओं के अनुसंधान क्षेत्र में जाकर अध्ययन इकाइयों से स्वयं या अपने सहयोगी अनुसंधानकर्ताओं के साथ संपर्क कर तथ्यों का संकलन करते हैं। यह तथ्य संकलन ही प्राथमिक स्रोत कहलाते हैं। प्राथमिक स्रोत के उदाहरण, एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी सोर्स, लिखित स्रोत, रिटेन सोर्स, न्यायालयों के पत्र, आत्मचरित वर्णन, कार्यालय संबंधित अभिलेख, शिलालेख, विज्ञापन पत्र, समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं, दैनंदिनी क्या है, वंशावलियां। उसके बाद दूसरा हो गया मौखिक स्रोत, ओरल सोर्स। मौखिक स्रोत, गाथाएं, कहानियां, उपाख्यान, लोक श्रुति या लोक कथाएं, दंत कथाएं। तीसरा हो गया कलात्मक स्रोत, आर्टिस्ट सोर्स, सिक्के, मूर्तियां, ऐतिहासिक चित्र, ललित कथाएं। अब यहाँ पर समझते हैं करलिंगर प्राथमिक स्रोत एक ऐतिहासिक प्रदत्त मूल भंडार होता है। यह किसी महत्वपूर्ण अवसर का मौलिक अभिलेख होता है या एक प्रत्यक्षदर्शी द्वारा प्रस्तुत एक घटना का विवरण होता है अथवा किसी छायाचित्र या किसी संगठन की बैठक का विस्तृत विवरण होता है। बेस्ट प्राथमिक स्रोतों के अंतर्गत किसी एक व्यक्ति, समूह अथवा काल का संबंध उसके शेष भागों अथवा अवशेषों से रहता है। जीवाश्म, अस्थिपंजर, यंत्र, अस्त्र शस्त्र, खान पान, बर्तन, भवन, सज्जा, चित्र, चित्रकारी, आत्मक कृतियां अचेतन रूप से तथा अनजाने ही सूचना प्रसारण के साधन अथवा अभिलेख होते हैं। द्वितीय या गौण स्रोत, सेकेंडरी सोर्स, एक व्यक्ति ऐतिहासिक तथ्यों के विषय में मूल स्रोत से ज्ञान न प्राप्त करके घटना से संबंधित व्यक्तियों के सुनाए गए वर्णन को अपने शब्द में व्यक्त करता है। इस वर्णन को द्वितीय स्रोत या गौण स्रोत कहते हैं। इस वर्णन में यद्यपि सत्य का अंश रहता है किंतु प्रथम साक्षी से द्वितीय स्रोतों तक पहुंचते पहुंचते वास्तविकता में कुछ परिवर्तन आ जाते हैं जिसके कारण उसके दोष युक्त होने की संभावना रहती है। द्वितीय स्रोत की अपेक्षा प्राथमिक स्रोत ऐतिहासिक शोध विधि में अधिक विश्वसनीय होता है क्योंकि प्राथमिक स्रोत ऐतिहासिक घटनाओं का मौलिक भंडार होता है जबकि द्वितीय स्रोत उन घटनाओं का विचलित भंडार होता है।
कलिंगर गौण द्वितीय स्रोत किसी ऐतिहासिक घटना या स्थिति का वह अभिलेख या रिकॉर्ड है जो मूल भंडार से 1 या 2 कदम दूर होते हैं। जीवन ऐतिहासिक व्यक्तिगत विवरण, संस्मरण पत्र पत्रिकाओं से प्राप्त सामग्री द्वितीय स्रोत के उदाहरण। अब हम समझते हैं ऐतिहासिक अनुसंधान का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। ऐतिहासिक अनुसंधान अतीत की त्रुटियों से परिचित कराकर भविष्य के प्रति सतर्क करता है। यह परिवर्तन की प्रकृति को समझने में सहायता करता है, जैसे कि सामाजिक परिवर्तन, संस्कृति परिवर्तन, नगरीकरण से संबंधित समस्याओं की प्रकृति से विशेष रूप से परिवर्तन की प्रकृति को समझा जा सकता है। तीसरा पॉइंट हो गया अतीत के आधार पर वर्तमान का ज्ञान कराता है। चौथा हो गया इस अनुसंधान का महत्व शुद्ध अनुसंधान, पूर्व रिसर्च और व्यवहारिक अनुसंधान अप्लाइड रिसर्च दोनों ही दृष्टिकोण से है। छठा हो गया अंधविश्वासों एवं भ्रमों का निवारण करता है। उसके बाद जो है आपका हो गया अतीत की घटनाओं के प्रभाव का मूल्यांकन करके उसके गुण दोषों से परिचित कराता है। आठवां हो गया सामाजिक जीवन में इस अनुसंधान की व्यवहारिक उपयोगिता भी है। ऐतिहासिक अनुसंधान के मूल उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। ऐतिहासिक अनुसंधान का मूल उद्देश्य अतीत के आधार पर वर्तमान को समझना एवं भविष्य के लिए सतर्क होना। दूसरा पॉइंट है अतीत, वर्तमान और भविष्य के मध्य संबंध स्थापित कर वैज्ञानिकों की जिज्ञासा को शांत करना। तीसरा पॉइंट हो गया अतीत के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान घटनाओं का अध्ययन कर भविष्य में इनकी सार्थकता को ज्ञात करना। चौथा पॉइंट हो गया वर्तमान में जो सिद्धांत तथा क्रियाएं व्यवहार में है उनका उद्भव एवं विकास किन परिस्थितियों में हुआ है, इस तथ्य का विश्लेषण करना। विज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान के विभिन्न विषयों में चिंतन को नई दिशा एवं नवीन ज्ञान के नीति निर्धारण में सहायता प्रदान करना। ऐतिहासिक अनुसंधान की समस्याएं, प्रॉब्लम्स ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। वर्तमान वैज्ञानिक युग में ऐतिहासिक अनुसंधान का महत्व धीरे धीरे सीमित होता जा रहा है। आधुनिक युग में किसी समस्या के अध्ययन में कार्य कारण संबंधित पर आधारित बल दिया जाता रहा, जिसका अध्ययन ऐतिहासिक अनुसंधान विधि द्वारा अधिक सशक्त ढंग से नहीं किया जा सकता है। ऐतिहासिक अनुसंधान की समस्याओं को निम्न बिंदुओं द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। पहला, ऐतिहासिक अनुसंधान की एक सबसे बड़ी समस्या है तथ्यों का बिखराव। समस्या से संबंधित तथ्य एक स्थान पर प्राप्त नहीं होते हैं, जिस कारण अनुसंधानकर्ता को अनेक संस्थाओं और पुस्तकालयों में जाना पड़ता है। उसके बाद दूसरा हो गया पुस्तकालयों एवं अनेक संस्थाओं में कभी दस्तावेज या प्रलेख डॉक्यूमेंट्स क्रम में नहीं होते हैं, तो कभी दीमक या चूहों के कारण नष्ट हो जाते हैं, जिस कारण ऐतिहासिक अनुसंधानकर्ता को बहुत कठिनाई होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ऐतिहासिक अनुसंधान में तथ्यों और साक्ष्यों का संग्रह अनुसंधानकर्ता के पक्षपातों, अभिवृत्तियों, मतों और व्यक्तिगत विचारधारा से प्रभावित हो जाता है, जिसे परिणामों की विश्वसनीयता और वैधता संदेश के घेरे में रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ऐतिहासिक अनुसंधान का सफल प्रयोग इन्हीं समस्याओं के अध्ययन में हो सकता है, जिनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से संबंधित दस्तावेज, पांडुलिपियां अथवा आंकड़ों का संग्रह या तथ्यों से संबंधित सामग्री उपलब्ध हो। अगर ये सभी सामग्री उपलब्ध न हो तो हम इस विधियों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ऐतिहासिक अनुसंधान के सोपान पद, स्टेप इन हिस्टोरिकल रिसर्च। वैज्ञानिक विधि के आधार पर ऐतिहासिक अनुसंधान निम्नलिखित पद में सम्मिलित होते हैं। पहला हो गया समस्या का चुनाव और समस्या का सीमा निर्धारण। दूसरा हो गया परिकल्पनाओं का निर्माण। तीसरा हो गया तथ्यों का संग्रह और तथ्यों का प्रामाणिकता की जांच। चौथा हो गया तथ्य विश्लेषण के आधार पर परिकल्पनाओं की जांच। पांचवा हो गया परिणामों की व्याख्या की विवेचना।
उसके बाद है कि ऐतिहासिक अनुसंधान के गुण क्या है, मेरिट्स ऑफ हिस्ट्रिकल रिसर्च। ऐतिहासिक अनुसंधान विधि का मुख्य गुण यह है कि वह उन विषयों की जांच के लिए अनुमति देता है जिनका किसी अन्य प्रकार से अध्ययन नहीं किया जा सकता है। ऐतिहासिक अनुसंधान की उपादेयता शिक्षा, समाजशास्त्र, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक तथा मानव विज्ञान में अपेक्षाकृत अधिक है, क्योंकि शिक्षाविदों को शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने में इस अनुसंधान की आवश्यकता पड़ती है। ऐतिहासिक अनुसंधान का महत्व शुद्ध अनुसंधान, पूर्व रिसर्च और व्यवहारिक अनुसंधान, अप्लाइड रिसर्च, दोनों ही दृष्टिकोणों से है। ऐतिहासिक अनुसंधान के दोष, डीमेरिट्स ऑफ हिस्ट्रिकल रिसर्च। ऐतिहासिक अनुसंधान में नियंत्रण कंट्रोल संबंधित कठिनाइयां पाई जाती हैं। इस अनुसंधान में शोधकर्ता आंशिक नियंत्रण ही स्थापित कर पाता है। दूसरा हो गया, इस अनुसंधान में कार्य कारण संबंध की स्थापना संभव नहीं है। तीसरा हो गया, ऐसे अनुसंधान की विश्वसनीयता और वैधता में कमी पाई जाती है, क्योंकि ऐतिहासिक घटनाओं की यथार्थ को निर्धारित करना सरल नहीं होता है। ऐतिहासिक अनुसंधान में सत्यापन, वेरिफिकेशन संबंधित कठिनाइयां का समावेशन रहता है। नोट, ऐतिहासिक अनुसंधान के अंतर्गत विषय वस्तु के चुनाव में निम्नलिखित दो तत्वों पर ध्यान देना आवश्यक है। एक हो गया ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करना जिनका पता न लगा हो। दूसरा हो गया पुराने अनुसंधान का संशोधन। उसके बाद ऐतिहासिक अनुसंधान प्रबंध के मूल्यांकन के आधार पर, बेसिस ऑफ ऑफ द हिस्ट्रिकल रिसर्च मैनेजमेंट, शोध पर पहला हो गया शोध प्रबंधन की व्यवस्था तार्किक आधार पर हो। दूसरा हो गया अध्ययन परिसीमित हो। तीसरा हो गया साधन उचित और विश्वसनीय हो। चौथा हो गया तथ्यों को समुचित व व्यवस्थित व्याख्या हुई हो। पांचवा हो गया प्राथमिक और द्वितीय गौण स्रोत प्रयोग में आए। छठा हो गया निश्चय स्थान पर समय के अनुसार स्रोतों का वर्गीकरण किया जाए। उसके बाद आठवां हो गया अध्ययन में धन और समय का ध्यान रखा गया है। अध्ययन में धन और समय का ध्यान रखा गया है। उसके बाद है लास्ट पॉइंट है कि शोध प्रबंध द्वारा भविष्य में अनुसंधान हेतु सुझाव प्रस्तुत किया गया हो। वर्णनात्मक अनुसंधान विधि, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथड। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथड वह अनुसंधान जिसमें वर्तमान स्थिति का वर्णन एवं विश्लेषण किया जाता है, वर्णनात्मक अनुसंधान कहलाता है। इस अनुसंधान में अपरिचालित चरों के मध्य मौजूद संबंधों का विश्लेषण किया जाता है। इसे अप्रयोगात्मक अनुसंधान भी कहा जाता है। इस अनुसंधान में मूल रूप से क्या है का वर्णन किया जाता है। वर्णनात्मक अनुसंधान प्रयोगात्मक परीक्षण के स्थान पर व्यवहार के माध्यम से व्यवहार और गुणों की माप को संदर्भित करता है। बेस्ट के अनुसार से वर्णनात्मक अनुसंधान क्या है का वर्णन एवं विश्लेषण करता है। परिस्थितियां अथवा संबंध जो वास्तव में वर्तमान है, अभ्यास जो चालू है, विश्वास, विचारधारा अथवा अभिवृत्तियां जो पाई जा रही है, प्रक्रियाएं जो चल रही है, अनुभव जो प्राप्त किए जा रहे हैं अथवा नई दिशाएं जो विकसित हो रही है, इन्हीं से इसका संबंध है। अनुसंधान में शोधकर्ता यानी अनुसंधानकर्ता समस्या से संबंधित तत्वों को केवल एकत्र ही नहीं करता है, बल्कि वह समस्या से संबंधित विभिन्न चरों से आपसी संबंध ढूंढने का भी प्रयास करता है, जिसमें जो है वर्णनात्मक अनुसंधान विधि का जो है सबसे पहला क्या होगा कि सर्वेक्षण करेंगे, उसके बाद सहसंबंधित अध्ययन करेंगे, उसके बाद जो है अवलोकन करेंगे, उसके सामग्री विश्लेषण करेंगे। उसके बाद जो है तो हमारा जो है क्या कहते हैं ऑडियो के रूप में आपको जो है रिसर्च एप्टीट्यूड का जो चैप्टर है उसमें से जो है जो यहाँ तक की जानकारी हम दे दिए है। अब हम अगले जानकारी जो है अगले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। वैसे भी लंबा हो ही गया है, फिर भी जो है कोशिश कर रहे हैं कि इसको
इस अध्याय में जो है 3 ऑडियो लाएंगे। पहला ऑडियो ये हो गया कि ऑडियो के रूप में जो आपका जो है किताब में जो दिया होगा जो बेसिक, वो जानकारी आपको इस ऑडियो के माध्यम से मिल गया है। आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको जो है रिसर्च एप्टीट्यूड में जो है तो अर्थ, प्रकार और विशेषताएं और प्रत्यक्षवाद एवं प्रत्यक्षवाद, शोध उपागम, शोध पद्धतियां, प्रयोगात्मक, विवरणात्मक, ऐतिहासिक, गुणात्मक एवं मात्रात्मक, ये आपका शोध के चरण, ये सब आपको जो है जानकारियां मिल गई है। आशा करते हैं कि अब जो है अगले वीडियो सुनने के लिए आप लोग तैयार होंगे। तो इसलिए आप क्या करेंगे कि अभी हमारा जो चैनल है वहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, उसके बाद बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करेंगे। यदि आपको वीडियो थोड़ा पसंद आया तो एक लाइक तो बनता है। यदि आप लाइक करते हो तो मेरा मोटिवेशन बना रहता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद।